ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CSR स्केच यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कुलाम्स लॉ, विच इज़ जनरली यूज टू कैलकुलेट दी फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। ओके, उसी को हम लोग आगे करने वाले हैं आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो वो जनरल सी बातें जो कि 11th-12th में पढ़ाई जाती है, 12th में पढ़ाई जाती है, वो हम लोग यहाँ नहीं देखने वाले। हम लोग कुछ नए तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इस पे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल अप्रोच आनी चाहिए। थ्योरी तो अभी तक हम लोग बहुत दिनों से कर चुके हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज गिवन बाय कुलाम्स लॉ। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज पार्टिकल, पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है? सो मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q, है ना, F वेक्टर बाय Q। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शंस होती है जिस डायरेक्शंस में फोर्स लगता है किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे। ओके, कोई चार्ज पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाता है, बोला जाए तो इस क्यू पे जो फोर्स लगाता है, उसी डायरेक्शंस में जनरली किसकी डायरेक्शंस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो क्यू है इसको क्यू नॉट बोला, और ये क्यू नॉट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव यूनिट, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसी डायरेक्शंस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, सो किस तरह से अब हमें इसे डिफाइन करते हैं? तो अभी हम लोग ने समझा कि सपोज एक क्यू नॉट है ना, इस पे कोई क्यू चार्ज क्या कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहां से यहां तक इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना ले लिया मैंने? R। तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज, सॉरी, इस पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो मैंने सपोज किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा? वो फोर्स होगा आपका क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और जो डायरेक्शंस होगी वो होगी आपकी आर कैप। ठीक है, सो द फोर्स विल बी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी F इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा KQ अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता। ठीक है, तो वो नेगेटिव साइन अट्रैक्शंस को बताता है। ठीक है, जनरली नेगेटिव साइन फोर्स के अट्रैक्शंस को बताता है। अगर फोर्स में नेगेटिव साइन लिखा होता है तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। ओके, सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। लास्ट क्लास में जब हमने कुलाम्स लॉ पढ़ा था तो हमने डिस्ट्रिक्ट चार्जेस के कारण फोर्स देखे थे कि किस तरह से चार्ज पे फोर्स निकाला जाता है। तो किसी भी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे, किसी एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है वो होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है KQ बाय आर स्क्वायर, और जो डायरेक्शंस होती है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्ज एंड द पॉइंट P होगी, है ना। जो P और चार्ज P और पॉइंट, सॉरी, चार्ज Q और पॉइंट P को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी के अलोंग क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। और पॉजिटिव ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अवे फ्रॉम द चार्ज है, और नेगेटिव है ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है?
टूवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो इस तरह से किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखी गई है। ओके, ठीक है। सो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किस तरह से होगा, Q0 इंटू ई। अगर हमें फोर्स आता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके थ्रू, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कूलॉम्स लॉ के थ्रू फोर्स को पढ़ा था, इस टाइम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चार्ज के लिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, कूलॉम्स लॉ के थ्रू फोर्स को। अब मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। लाइक सपोज मैंने आपको जैसे क्या क्या क्वेश्चंस करवाए थे, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो जरा, हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ एग्जाम्पल्स में, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने एक स्क्वायर लिया था, उसके चारों कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखे थे, क्यू 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 एंड क्यू। अब किसी भी एक चार्ज क्यू पे हम लोगों ने क्या निकाला था, फोर्स। तो अब क्या करें, उस क्यू को हटा दो और उस क्यू पे क्या निकाल लो, सॉरी उस पॉइंट पे क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस किसी भी एक कॉर्नर पे क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को हटा के वहां पे क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचो इस पॉइंट पे क्या निकाला था हम लोगों ने पहले, यहाँ पे एक चार्ज क्यू को रख के उस पर फोर्स निकाला था। अब वो जो फोर्स आया था उसी को इस चार्ज क्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इस पॉइंट पी पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज को लिखा था, उस क्यू पे क्या निकाला था हमने, फोर्स। तो उस क्यू पे फोर्स कितना आया था, वो 0 आया था, अगर सारे के सारे लाइक चार्जेस है तो। ठीक है, तो अगर इस क्यू को यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आएगी कि इस पॉइंट पे फोर्स 0 आया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फिर इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएं तो फिर इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आएंगे वो फाइनाइट आएंगे। तो फोर्स निकाल के उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो उसी चार्ज से जो यहाँ पे क्या किया था, प्लेस किया था हम लोगों ने, है ना। तो याद रखना है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रायंगल के लिए किया था, याद हो तो आप लोगों को। ट्रायंगल के लिए भी यही किया था कि सेंटर्ड पे हम लोगों ने क्या निकाला था, ये माइनस क्यू, ये क्यू चार्ज के कारण इस सेंटर पे कैपिटल क्यू रख के उस पर फोर्स निकाला था। तो आप लोगों ने जो फोर्स निकाला था हम लोगों ने, उसको जनरली हम लोग क्या करें, इस क्यू से डिवाइड कर दे तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो जो भी हम लोगों ने लास्ट टाइम फोर्स वाले क्वेश्चंस किए थे, हम लोग उन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो फोर्स जिस चार्ज पे निकाला था उस चार्ज को डिवाइड कर दो, है ना, सॉरी उस फोर्स को डिवाइड कर दो उस चार्ज से जिस पे फोर्स निकाला था, तो हमें क्या आ जाएगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण अभी तक फोर्स पढ़ा था। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर लेंगे। आई होप आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करोगे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, उसके से आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण फोर्स लिख सकते हो फिर, क्योंकि क्या करना है आपको, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही जाएगी, उससे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फोर्स आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग करने वाले हैं उसे। ओके, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाल सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है वो किस तरह की होती है, तो वो होती है
के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट पी जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण। सबसे पहले एक रॉड ली हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल सपोज एक रॉड ली हमने जिसकी लेंथ क्या ले लें, L, एक रॉड ले लें जिसकी लेंथ को हम लोगों ने L लिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि इसके कारण आप अगर किसी पॉइंट P पे क्या निकालनी है हमें, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि सपोज आपकी कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। कहाँ से, किसी भी एक एंड से वो कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। इस रॉड की लेंथ कितनी है, तो L है। ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है, L है। गिवन क्या क्या है, लेंथ L, चार्ज Q, एंड डेंसिटी लैम्बडा। चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसके ऊपर, लैम्बडा। याद रखना है ये चीज़ें आपको गिवन है। अब किसी R डिस्टेंस पे आपको किसी पॉइंट P पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा। उस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। उस छोटे से चार्ज के कारण आप P पॉइंट पे क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला जो आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। किसी भी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से लिखी जाएगी, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। पर यहाँ पे तो किसी पॉइंट पे चार्ज नहीं रखा हुआ है, ठीक है। किसी पॉइंट पे चार्ज, किसी पॉइंट O पे यहाँ पे अगर Q चार्ज रखूँ तो उसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल सकता हूँ। बट यहाँ पे किसी पॉइंट O पे थोड़ी ना रखा है, यहाँ तो एक रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो L, ये जो R है कहाँ से लिया जाएगा ये हम लोग बता नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, उस पॉइंट को ढूंढे और उस चार्ज को ढूंढे। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो x पे जाके हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx। अब वो dx क्या है, बहुत ही छोटा है, उसका डायमेंशंस क्या है, बहुत ही छोटा है। तो वो एक पॉइंट बन गया हमारे लिए O। अब उस dx पे जो छोटा सा चार्ज होगा वो होगा dq। वो छोटा सा चार्ज कितना होगा, dq, और वो कितना होगा, लैम्बडा इंटू dx। क्योंकि अगर इस पे टोटल चार्ज q है तो वो टोटल चार्ज q क्या लिखा जाएगा, टोटल चार्ज q जो होगा वो लैम्बडा इंटू L होगा। तो L लेंथ पे अगर q चार्ज है तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dq। अब ये dq चार्ज हमारे dx लेंथ पे आ गया। तो इस dq के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो कितनी होगी, तो ये सेपरेशंस कितना है, तो ये सेपरेशन है R प्लस L माइनस X। तो क्या लिखे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यस। तो वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगी, क्योंकि टोटल चार्ज के कारण थोड़ी ना है, वो तो एक स्मॉल चार्ज के कारण होगी। तो वो स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो DE होगी, और वो कितनी होगी, K इंटू DQ डिवाइडेड बाय सेपरेशंस कितना है, R प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करें, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी। इंटीग्रेशन से पहले आपको याद रखना है कि ये जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का जो सम हो रहा है, मतलब ये dx यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, dx L तक इंटीग्रेट होगा। अगर आप देखोगे तो x कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट होगा। तो ये dx dx dq dx 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 इन सभी के कारण dq dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आनी चाहिए, सेम डायरेक्शंस में आनी चाहिए। सेम डायरेक्शंस में आएगी तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो इस dx के कारण भी इधर ही आएगी, कैसी, इधर, इस dx के
कारण जो डी क्यू आएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शंस में आती है तो नेट आप डायरेक्ट इंटीग्रेशंस कर सकते हो। डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देना, कितनी आएगी, 0 से लेके एल लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन में आर प्लस एल, है ना, आर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर। सो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यस और नो। इंटीग्रेशंस आपको आने चाहिए। इंटीग्रेशंस के अगर आपको नहीं आते हैं तो बहुत ही मुश्किल है आपके लिए एग्ज़ाम्स को निकालना। तो आपको थोड़े स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस जो है वो आने चाहिए। ये सपोज किया जाता है, ठीक है। लाइक सपोज यहाँ पे क्या करें हम लोग, E इज इक्वल टू लेमडा इंटू के, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एक्स अपॉन में आर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके एल तक। क्या पुट करेंगे, आर प्लस एल माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। सो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हमारा आ जाएगा। और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी को वापिस से हम लोग, ये हमने पुट किया है, लेट ये अगर हमने सपोज किया है तो वापिस से यहाँ से क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू लेमडा इंटू के, है ना, इंटू 0 सॉरी माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये तो हमारा ये आ गया। लिमिट देखो, जब x 0 है तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस एल, और जब x l है, क्योंकि 0 से लेके l तक पहुंचेगा तो l है, तो ये कितना हो गया, r। समझ गए। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर का -1/t होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर लिमिट पुट करेंगे तो E कितना आ जाएगा, तो E हमारा होगा लेमडा इंटू के, लेमडा इंटू के, क्या लिखे हम लोग, लेमडा इंटू के डी टी को, तो वैसा 1/t आ जाएगा। 1/t में अगर हम लोग लिमिट रखेंगे तो 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ठीक है, 1/r अपॉन 1/r प्लस एल। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वापस से हम लोग क्या करें, इसको एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, लेमडा के इंटू आर प्लस एल माइनस आर, तो लेमडा के आर एल अपॉन में आर इंटू आर प्लस एल। देखो आपको आंसर ये भी गिवन होगा, ठीक है। ऑप्शंस में आपको ये भी गिवन हो सकता है, और ऑप्शंस में आपको क्या गिवन हो सकता है, क्यू के टर्म्स में। ये आंसर किसके टर्म्स में है, लेमडा के टर्म्स में। अगर आप देखोगे तो ये आंसर किसके टर्म्स में है, लेमडा के टर्म्स में। आपको अगर बोलते हैं कि इस एल लेंथ पे क्यू चार्ज है, एल लेंथ पे क्यू चार्ज है, तो आंसर क्यू के टर्म्स में होगा। अगर इस एल लेंथ पे लेमडा चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी है, तो फिर आंसर लेमडा के टर्म्स में होगा। तो यहाँ से क्यू को लेमडा में भी चेंज करते आना चाहिए और लेमडा को क्यू में भी चेंज करते आना चाहिए। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना है, लेमडा एल इज इक्वल टू कितना है, क्यू। सो लेमडा एल इज इक्वल टू क्यू लिख दो तो आंसर आपका क्यू में चेंज हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन में आर इंटू आर प्लस एल, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, डायरेक्शंस को भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो आंसर होगा के क्यू अपॉन में आर इंटू आर प्लस एल आई कैप। ओके, समझ में आ रहा है। सो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण। अब इसी में क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक सपोज ये जो रॉड है, अभी इस पे जो डेंसिटी ली थी, चार्ज डेंसिटी, वो कांस्टेंट थी। अभी मैंने ये जो चार्ज डेंसिटी लेमडा ली थी वो कांस्टेंट ली थी, क्योंकि उसको कांस्टेंट लेने पे ही ये लेमडा इंटीग्रेशन से बाहर आया था। ये लेमडा यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर आ गया था। अगर ये कांस्टेंट नहीं होती तो लेमडा इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता और फिर आंसर कुछ और होता, ठीक है। सो अभी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली।
अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती तो फिर हम लोग यहाँ पे लेमडा की जगह लाइक सपोज आपको गिवन क्या होता, आपको अगर लेमडा गिवन होता कि लेमडा नॉट इंटू एक्स, इस तरह से लेमडा है वेरी हो रहा है, लेमडा नॉट इंटू एक्स मतलब लीनियरली जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है, लीनियरली एक्स के साथ क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ओके, सो अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फिर आपको क्या करना होता, इसको अलग तरीके से सॉल्व करना होता। सेम तरीका तो यही है, आंसर कुछ और होता। आप वापिस से क्या लिखते, स्मॉल एलिमेंट लेते लेमडा इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी वही पुट करते, यहाँ पे लेमडा इंटू डी एक्स, यहाँ तक तो सेम रहता, पहली स्टेप ये स्टेप तो सेम रहती। यहाँ पे लेमडा को बाहर ना लिखते हुए यहाँ पे लेमडा को क्या लिखते, लेमडा इंटू एक्स लिखते। क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेमडा को लेमडा इंटू एक्स आता, और अगर यहाँ पे लेमडा इंटू एक्स आता तो फिर उसका इंटीग्रेशन होता, और वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे जो आंसर आता वो आपका आंसर होता। ठीक है, सो लास्ट में आंसर जो होता वो आपका लेमडा नॉट के टर्म्स में भी आ सकता था और क्यू के टर्म्स में भी आ सकता था। ऐसे ही जेस्ट ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा है अभी 1 साल पहले, वहाँ पे उन्होंने लेमडा तो दे के रखा था, ठीक है, कुछ इसी तरह का लेमडा था, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट यही था कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू एक्स। तो जब आंसर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लेमडा नॉट आ जाता है, यहाँ पे लेमडा नॉट आ जाता है, और साथ में कुछ ये जो वेरिएबल रहते हैं वो कुछ और तरीके से वेरी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर इंटू आर प्लस एल की तरह वेरी नहीं होता है, कुछ और तरीके से वेरी होता है। तो वहां पे उन्होंने लेमडा नॉट को किस में कन्वर्ट किया था, क्यू में कन्वर्ट किया था। तो लेमडा नॉट को क्यू में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो डी क्यू तो आपका ये रहा, टोटल क्यू किस तरह से निकलेगा, अगर आपसे बोला जाए लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू एक्स गिवन है तो टोटल चार्ज इस रॉड पे कितना होगा, तो टोटल चार्ज के लिए डी क्यू तो इतना होगा, इसको दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो लेमडा नॉट इंटू एक्स लिख दूं इधर, और इधर क्या लिख कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके एल तक। तो लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, इसको एल स्क्वायर बाई 2 इंटू इसको क्या लिख दूं, टोटल क्यू। तो हमें जो लेमडा नॉट की वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 2q बाय एल स्क्वायर, 2q बाय एल स्क्वायर। जनरली ये आपकी लेमडा नॉट की वैल्यू है। हम यहां से लेमडा नॉट की वैल्यू नहीं लिख सकते, लेमडा नॉट इज नॉट इक्वल टू क्यू बाय एल। ये क्वेश्चंस को अगर इस तरह से आप वहां पे लेमडा नॉट को रिप्लेस कर दोगे, या फिर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दोगे, लेमडा नॉट इंटू एक्स, और एक्स को एल के बराबर लिख दोगे, तो फिर एक लेमडा नॉट इंटू एल स्क्वायर और क्यू बाय एल स्क्वायर की तरह आप नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे जो टोटल क्यू है वो क्या है, वो लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2 है, ना कि लेमडा इंटू एल है। ये कब है, ये तब है जब लेमडा क्या हो, यूनिफॉर्म है, और ये तब है जब लेमडा क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो लेमडा किस तरह से वेरी हो रहा है, एक्स की तरह, एक्स स्क्वायर की तरह होगा तो कुछ और आएगा ये। ठीक है, तो आप वो जो लेमडा नॉट में जो आंसर आने वाला है ई का, उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इंटीग्रेशंस आपको करना आना चाहिए। आपको यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशंस करना होगा, तो यहाँ पे आपको लेमडा नॉट इंटू एक्स अंदर लेके एक्स डी एक्स अपॉन में आर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशंस आपको आते हैं, ये मैं सपोज करता हूँ। ठीक, थैंक यू। इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं, देखना। सो रॉड के केस में ही आपसे बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ लेमडा को क्या करना होगा, उन्हें वेरी करना होगा। ठीक है, रॉड में आर को मैंने कहाँ से लिया है, अभी एक एंड से। आर को आप सेंटर से भी ले सकते हो, लिमिट को चेंज कर सकते हैं, और क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझना जरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसी रॉड के कारण ये जो रॉड है इसकी लेंथ को वापस से अगर मैं एल ले लूँ, ठीक है, सो इसकी लेंथ अगर वापस से एल हो जाए, इस पे चार्ज डेंसिटी है लेमडा, चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। इसके कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। अभी क्या लिखी थी, अलोंग द लेंथ ऑफ
द रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी वो कहाँ निकाली थी, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। अभी हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द रॉड या फिर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, आ रहा है समझ में। अभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। सपोज वो डिस्टेंस यहाँ से d है। ओके, इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इस फाइनाइट लेंथ की L लेंथ की रॉड के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा। ओके, आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है लैम्बडा, लेंथ, डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट, सॉरी फ्रॉम द रॉड टू द पॉइंट P, है ना। और इतनी चीज़ों के साथ आपको क्या क्या गिवन है। इसके अलावा रॉड के इस एंड से ये एंगल बन रहा है सपोज θ1 और रॉड के इस एंड से ये एंगल बन रहा है सपोज θ2। ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस गिवन है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, टाइम आप ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा बनेगा। ओके, तो आपको खुद को ये क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। आप, मैं सपोज करता हूँ कि अभी आप क्वेश्चंस को इजीली लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखना, इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है और आपको गिवन है लैम्बडा, डिस्टेंस और लेंथ L। ओके, तो देखते हैं क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वापिस यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट ढूंढते हैं। तो y पे जाके मैंने एक dy का स्मॉल एलिमेंट ले लिया। स्मॉल एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, जो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगी, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट छोटा सा है dy, और इस dy पे छोटा सा चार्ज होगा dq, और वो dq होगा लैम्बडा इंटू dy। ओके, लैम्बडा इंटू dy याद रखना है आपको। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये d डिस्टेंस है याद रखना, और यहाँ का ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब देखना यहाँ पे ये dq है। सो ये जो d होगी ये कितनी होगी, ये जो d इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी आपकी k इंटू डी क्यू बाय, ये सेपरेशंस कितना है, ये सेपरेशंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर ये d है ना, ये y है, तो ये कितना होगा, ये सपोज आपका cos थीटा अगर मैं इसमें लगाऊं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है, d अपॉन में हाइपोटेनियस आपको निकालना है। सो हाइपोटेनियस आपका कितना हो जाएगा, d सेक थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d सेक थीटा का स्क्वायर। ओके, सो आपकी जो d आएगी वो कितनी हो जाएगी, k इंटू डी क्यू। वॉट इज डी क्यू, लैम्बडा इंटू डी वाई, d सेक थीटा का स्क्वायर। समझ रहे हो। सो ये आपकी छोटी सी d है। ओके, अब समझना जरा, यहां पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो थीटा वेरी हो रहा है और y भी वेरी हो रहा है। देखो यहां पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y, और नीचे क्या है, थीटा। तो थीटा का भी वेरिएशंस हो रहा है और y का भी वेरिएशंस हो रहा है। तो या तो थीटा को y में चेंज करो या y को किस में चेंज करो, थीटा को में, क्योंकि इंटीग्रेशंस में एक ही वेरिएबल होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है। दो वेरिएबल होंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। तो दोनों को एक में कन्वर्ट करना है। तो दोनों को अगर एक में कन्वर्ट करना है, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो दोनों के वेरिएबल के बीच का पहले तो रिलेशन निकालना होता है। तो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशंस क्या है, यहाँ पे y और थीटा का रिलेशंस। तो y और थीटा का रिलेशंस अगर आप देखोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको मिलेगा इस ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई डी। कितना मिलेगा, y बाई डी। दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी मिलेगा आपको। तो डी वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी डी सेक स्क्वायर थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ रहे हो। इसको जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे ये जो डी होगा वो कितना हो जाएगा, के लेम्बडा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कैंसल हो जाएगा ये
और आपको मिलेगा डी ई के लैम्बडा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी, के लैम्बडा डी थीटा डिवाइडेड बाय बी। एक सिंपल सा फॉर्म मिला। देखो यहाँ पे आप y में भी इसको लिख सकते थे, ठीक है, y में भी थीटा को चेंज कर सकते थे, पर मैंने थीटा y को किस में चेंज किया है, थीटा में, क्योंकि हम लोग वो वाला टाइप देखेंगे जिससे क्वेश्चंस क्या हो, इजीली सॉल्व हो सके। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होगा। देखो सिंपल फॉर्म में डी चेंज हो गया। अब डी चेंज हो गया तो सोचो अगर मैं इस y को चेंज करूंगा, बोला जाए तो इस थीटा को चेंज करूंगा, यहाँ पे ये जैसे जैसे थीटा चेंज होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी? तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि ये डी वाई को ऊपर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे पहुंच जाएगी, इस डी वाई को ऊपर यहाँ पे लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्मॉल एलिमेंट को चेंज करने से चेंज हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस डी के कंपोनेंट करने हैं। सो इस डी के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, तो इस डी को दो कंपोनेंट में चेंज कर लो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सो सोचो डी वाई ये थीटा, तो ये भी कितना है, थीटा, तो डी का ये वाला जो डायरेक्शंस होगा इसमें डी कितना आएगा, कॉस थीटा, विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, एंड इस डायरेक्शन में कितना आएगा, डी साइन थीटा, जिसकी जो क्या है, पैरेलल टू द रॉड। ओके, सो आपको दो कंपोनेंट मिले, एक डी परपेंडिकुलर जो कितना होगा, डी कॉस थीटा, समझ रहे हो आप? ओके, और दूसरा वाला डी पैरेलल जो कितना होगा, डी साइन थीटा। तो डी परपेंडिकुलर कितना है, डी कॉस थीटा। अगर आप इसको डी की वैल्यू यहां से पुट करते हो तो के लेमडा बाई डी तो कॉमन है, मैं लेमडा को कांस्टेंट यूनिफॉर्म सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस केस में हमेशा क्वेश्चंस यूनिफॉर्म से ही पूछे जाते हैं। डी को बाहर लिख रहा हूँ, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। इंट्रीगेट कहाँ से कहाँ तक होगा भाई ये, तो इंट्रीगेशन से आप लोग देखोगे तो इंट्रीगेशन कॉस थीटा डी थीटा है ना, इंट्रीगेशन अब इसको करने वाले हैं हम लोग, तो देखना इंटीग्रेशंस में क्या आएगा। तो डी परपेंडिकुलर आपको मिलेगा, डी परपेंडिकुलर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो टोटल परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको जो आने वाला है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, तो देखो जरा, ये थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये थीटा जीरो, जीरो के बाद यहाँ तक गया तो प्लस थीटा वन, जीरो से नीचे गया तो माइनस थीटा टू, तो माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा टू तक आ रहा है समझ में, माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा टू तक। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो के लेमडा डी कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन तक कॉस थीटा डी थीटा, है ना, यहाँ पे भी आप वही लिख सकते हो, ठीक है। अब ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, तो के लेमडा बाई डी कॉस थीटा का साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा माइनस थीटा टू, तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा टू। सो ये आपका ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा रॉड से, ठीक है। अब दूसरा हम लोग निकालने वाले हैं ई का पैरेलल कंपोनेंट। सो व्हाट विल बी दी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ई, है ना, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू रॉड। ओके, सो DE पैरेलल विल बी DE साइन थीटा। वापिस से DE क्या है, के लेमडा बाई डी, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन तक DE पैरेलल। ओके, सो DE पैरेलल इज इक्वल टू, नेट इंटीग्रेशंस करोगे तो नेट पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा पे आप जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा वन, सॉरी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन।
ठीक। सो इस तरह से आपको नेट पैरेलल कंपोनेंट मिलने वाला है। सो नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट और नेट पैरेलल कंपोनेंट आपका निकल जाएगा। ओके, अब जैसे ही ये आएगा आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पूरा डेरिवेशंस नहीं भी आता है तो आपको क्या याद रखना है, इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका रिजल्ट है। रिजल्ट में एक फाइनाइट रॉड के कारण किसी पॉइंट P पे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, है ना, और वो डिस्टेंस कितनी होगी d, तो उस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल जो होगा वो k लैम्बडा बाय d इंटू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, k लैम्बडा बाय d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होगा। याद आ जाएगा अपने को समझ में? अगर ये याद रहेंगे दोनों तो इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले ये दो जो फॉर्मूले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। E का परपेंडिकुलर कंपोनेंट k लैम्बडा बाय d, ओके, क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और E का पैरेलल कंपोनेंट वो क्या है, k लैम्बडा बाय d कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आपको ये याद रखना है कि क्या है, रॉड जो है ना, रॉड की पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा, और रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d, और थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, तो थीटा 1 ये रहा एंगल और थीटा 2 क्या है, ये रहा एंगल। तो ये आपको याद रखना है कि थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ से लिए गए हैं। थीटा 1 इस एंड से लिया गया है, थीटा 2 इस एंड से लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है रॉड ऐसी हो, रॉड को ऐसे भी रख सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। साथ में ये दो फॉर्मूले कि d क्या है, तो d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की रॉड से। ठीक है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि सपोज आपसे बोला जाए ये रॉड है जिसकी लेंथ l है, इसमें l है क्या अभी कहीं पे, इसमें l कहीं पे भी नहीं है। इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा, जो यूनिफॉर्म है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज क्या होगा इस पे, तो टोटल चार्ज इस पे होगा q, और वो क्या होगा, लैम्बडा इंटू l। ठीक है, इसके जस्ट मिड पॉइंट से आपसे पूछा है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, सपोज r डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और ये जो पॉइंट लिया हुआ है जो जस्ट रॉड के मिड से लिया है, तो मिड पॉइंट से, इस रॉड के मिड पॉइंट से P डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जो r डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, फिर से याद रख लो, लैम्बडा आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, r डिस्टेंस गिवन है जो कि कहाँ से ली गई है, रॉड के मिड से ली गई है। अब आपको याद है आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। आपको सिंपल जो आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में आएंगे, जो गिवन क्वांटिटी होती है उन्हीं के टर्म्स में आपको आंसर को भी लाना होता है। याद रखना है थीटा 1 थीटा 2 वहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखने वाले नहीं है। आपको जो गिवन क्वांटिटी है, लाइक लैम्बडा गिवन है, क्यू गिवन है, एल गिवन है, आर गिवन है, तो इन्हीं के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। आप जो भी सपोज करोगे उनके टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए। जो सपोज आपने किया है उसको आपको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या सपोज किया था, थीटा 1 और थीटा 2। तो देखो यहाँ से अगर मैंने थीटा 1 थीटा 2 सपोज किया था तो वो मैंने कहाँ से सपोज किया था, रॉड के एंड से। ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था। बहुत बढ़िया, थीटा 1 और थीटा 2 तो मैंने रॉड के एंड से सपोज किया था। अब अगर मिड पॉइंट से आ रहा है तो गिवन क्या है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें गिवन है। अगर थीटा 1 और थीटा 2 आपस में इक्वल हैं तो ये चीज़ अगर हमें गिवन है तो फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, इसको सपोज थीटा बोल दिया। अब ये अगर थीटा है तो अगर इसको यहाँ पे पुट करोगे
तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो पैरेलल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, जीरो। पैरेलल कंपोनेंट जीरो होने का कारण भी यही है कि जितना चार्ज ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ऊपर वाले चार्ज के कारण पैरेलल कंपोनेंट नीचे आएगा, और नीचे वाले चार्ज के कारण पैरेलल कंपोनेंट ऊपर आएगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये तो पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ये वाला कितना देगा, तो ये देगा के लैम्बडा 2k लैम्बडा बाई आर इंटू 2 साइन थीटा, इंटू 2 साइन थीटा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको साइन थीटा में आंसर गिवन नहीं होगा, आपको लैम्बडा और एल के टर्म्स में आंसर गिवन होगा। तो लैम्बडा के और एल के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे, सोचो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल आर और लैम्बडा के टर्म्स में आंसर गिवन हो, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल। तो यहां से यहां तक ये कितनी होगी, l/2। अगर ये l/2 और ये r, तो ये कितनी हो गई, √l/2 का स्क्वायर या l²/4 प्लस r²। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, l/2 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, √l²/4 प्लस r²। ठीक है, वापिस से अगर Q के टर्म्स में हो तो इसको Q में चेंज कर लो, लैम्बडा इंटू एल को क्या लिख दो, Q, तो KQ अपॉन में R इंटू √l²/4 प्लस r²। इस तरह से आपको आंसर गिवन होगा। लैम्बडा के टर्म्स में होगा तो लैम्बडा इंटू एल के टर्म्स में होगा, Q के टर्म्स में होगा तो ये होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सपोज ये रॉड, अब मैंने अभी डायमेंशंस लिया है, अब रॉड को यहाँ की जगह किसी नीचे वाले पॉइंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉड की आपको लेंथ गिवन होगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ओके, समझना जरा। सपोज रॉड की लेंथ L ले लें और उसके एक एंड से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जो कि r डिस्टेंस पे। ठीक है, L लेंथ की रॉड, वापिस से चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, L लेंथ, r डिस्टेंस, P पॉइंट। ओके, तो क्या होगी इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और आपको ये एक्सिस डिफाइन है कुछ इस तरह से, ये x एक्सिस है पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला y एक्सिस है, ये दोनों चीजें आपको डिफाइन है। तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि यहां से आप वापिस से देखोगे इस फॉर्मूले में, तो θ1 कितना होगा, ये रहा θ1। ओके, सो साइन θ1 कितना हो जाएगा, साइन θ1 r के टर्म्स में कितना हो जाएगा, ये l ये r, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, l अपॉन में √l² प्लस r², ये साइन θ1 हो गया। θ2 कितना है, तो θ2 इसी के साथ बनता है दूसरे एंड से, तो दूसरे एंड से θ2 कितना है, 0, तो θ2 कितना है, 0, और साइन θ2 कितना हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट साइन θ2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, cos θ1 कितना है, cos θ1 अगर आप देखोगे तो cos θ1 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस r है अपॉन हाइपोटेनियस l² प्लस r² है, और cos θ2 कितना है, cos θ2 आपका 1 है, क्योंकि cos θ2 cos 0 1 होता है। समझ में आ रहा है। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो देखो जरा, अगर हम लोग इसका पैरेलल कंपोनेंट देखें तो पैरेलल कंपोनेंट हमारा बनेगा k लैम्बडा बाय r, क्योंकि वो r था, सेपरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, सो k लैम्बडा बाय r cos θ2 मतलब 1 माइनस r अपॉन में √l²
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और ए परपेंडिकुलर ये क्या है, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, के लेमडा बाय आर कितना है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल मिल गए हैं तो ई को वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, ई का ऊपर वाला कंपोनेंट किधर गया, ये वाला पैरेलल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ आई कैप लिख दोगे, प्लस पैरेलल कंपोनेंट के साथ क्या लिखोगे, जे कैप या माइनस जे कैप। अगर पैरेलल कंपोनेंट देखोगे तो ई इधर आएगा तो उसका कंपोनेंट नीचे आएगा, तो पैरेलल कंपोनेंट के साथ माइनस जे कैप लिखोगे। सो आप इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, समझ रहे हैं, आ रहा है, ओके। ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आंसर है, ओके। सो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ओके। आगे देखते हैं इसी में कुछ क्वेश्चंस और। समझना, अगर आपको क्या गिवन हो कि एक रॉड है, इनफाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, है ना। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग क्या लिख रहे हैं, इनफाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हैविंग चार्ज क्यू, चार्ज क्या है उस पर क्यू, या चार्ज डेंसिटी लैम्बडा लिख लो, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है उस पर, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो समझना जरा, ये इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट मतलब उसका ये एंड भी इनफाइनाइट है, ये एंड भी बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। कंपेयर टू व्हाट, इनफाइनाइट जब भी लिया जाता है तो किसी के कंपेयर में लिया जाता है। तो जो पी पॉइंट है ना, बोला जाए तो ये जो डी डिस्टेंस है ये बहुत क्या है, ये आर ले लो, ठीक है। सो ये बहुत ही छोटी है कंपेयर टू लेंथ ऑफ द रॉड। अगर आर इज मच मच लेस देन एल, ये एल ले लो इसकी लेंथ, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, तो एल, देन द रॉड विल बी इनफाइनाइट, कंसीडर टू बी इनफाइनाइट, ओके। अगर आर क्या हो, बहुत छोटा हो कंपेयर टू एल, तो हम इस रॉड को क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट। लाइक सपोज अगर एल आपका मीटर में है और आर आपका मिलीमीटर में है, तो ये रॉड जो होगी वो इनफाइनाइट रॉड की तरह बिहेव करेगी, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, देखते हैं। तो अगर ये आर बहुत छोटा है, मतलब बहुत पास में है, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। और दोनों अगर इक्वल होंगे तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका क्या होगा, तो वो होगा के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो 2 साइन 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर, ये याद रखना है ना। और पैरेलल कितना हो जाएगा, साइन 90 कॉस 90 कॉस 90 जीरो, है ना। सो पैरेलल कंपोनेंट आपका जीरो होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस कारण से आएगी, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आएगी। पैरेलल के कारण क्या होगी, जीरो, याद रखना है आपको, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखो, सेमी इनफाइनाइट रॉड, अब इनफाइनाइट की जगह क्या ले लो, सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक एंड तो क्या है, इनफाइनाइट है, और दूसरा एंड क्या है, फाइनाइट है, मतलब पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो पॉइंट है इसके एक एंड से ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये पॉइंट पी है, मतलब ये एंड
से जस्ट पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा एंड कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे। तो इससे क्या समझ में आता है, तो सेमी इनफाइनाइट रॉड के कारण वापिस से इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में अगर आप देखोगे तो θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री और θ2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर E का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो k लैम्बडा बाय r हो जाएगा, है ना। और साइन 90 कितना हो जाएगा 1 और साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और परपेंडिकुलर और पैरेलल अगर आप लोगे तो वो कितना होगा k लैम्बडा बाय r, क्योंकि वहां पे cos 90 कितना हो जाएगा 0 और cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो k लैम्बडा बाय r, k लैम्बडा बाय r। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, लाइक सपोज ये आपका x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी k लैम्बडा बाय r i कैप माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी इस केस में। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सो √2 k लैम्बडा बाय r, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए किसी एक रॉड, एक इनफाइनाइट रॉड और एक फाइनाइट रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो r डिस्टेंस पे कितना होगा, तो सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेशो आप इन दोनों के थ्रू इजीली निकाल सकते हो, ओके। सो इस तरह से आप किसी भी रॉड के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी रिंग के कारण जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो गिवन, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाली जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंग के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, हालांकि रॉड के ये जो क्वेश्चंस है ये भी पूछे गए हैं। इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका यूज़ आगे जब एडवांस पूछा जाता है तो ये ऐसा सपोज किया जाता है कि ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद है। अगर ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद हैं तो इनको अप्लाई करके इसके आगे वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे पढ़ने वाले हैं, ओके। तब थैंक यू।